ये है अगेंस्ट द गॉड्स का सीजन 2 नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 135। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे को छोड़कर जैस्मिन मून फ्लावर के साथ गॉड रेल्म जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। जैस्मिन प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के सदर्न ओशन के ऊपर हवा में खड़ी थी। वो अपने आप से ही बड़बड़ाती है, ये भी अच्छा है। अभी का वो मेरे बिना भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। कुछ ही सालों में वो सेक्रेड ग्राउंड से खुद बदला ले पाएगा और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगा। इस दुनिया में अब कोई नहीं है जो उसे धमकी दे सके। वो मुझे याद करेगा और शायद दुखी भी होगा, लेकिन उसके पास इतने सारे दोस्त, इतनी सारी औरतें। थोड़े ही वक्त में वो धीरे धीरे मुझे भूल जाएगा। इतना बोलने के बावजूद भी जैस्मिन धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपने हाथ अपने सीने पर रखती है, जैसे उसे सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। उसे याद आता है कि ये तीसरी बार है जब उसे ऐसा दिल तोड़ देने वाला दर्द महसूस हुआ है। पहली बार अपनी मां के गुजरने पर और दूसरी बार अपने ब्रदर के मरने पर। एक गर्मी का एहसास उसकी आंखों में भर जाता है। जब वो उसे छूती है तो उसकी उंगलियों पर आंसू और खून दोनों लगे होते हैं। तभी आसमान में एक चीख गूंजती है, जिसके बाद मून फ्लावर की नाजुक आवाज आती है, योर हाइनेस, क्या आप यहां के नजारे को थोड़ी देर और देखना चाहती हैं जाने से पहले? जैस्मिन की आंखें फौरन ठंडी हो जाती हैं। बिना पीछे मुड़े वो कहती है, कोई इंटरेस्ट नहीं। याद रखना जो तुमने मुझसे वादा किया है, वरना मैं वही करूंगी जो मैंने कहा है। अब आगे। मून फ्लावर ने आधे डर और आधे गुस्से से जवाब दिया, योर हाइनेस, बस इस सर्वेंट को डराना जानती हैं। इस सर्वेंट के योर हाइनेस को घर ले जाने के बाद वो उस हैंडसम लिटिल ब्रदर के बारे में मेरे किंग से बिल्कुल बात नहीं करेगी। जैस्मिन ने कहा, हम्फ, चलो। उसका शरीर चमकता है और वो मून फ्लावर से पहले हवा में गायब हो जाती है। अपनी आंखों में एक चतुर चमक लिए मून फ्लावर भी उसके पीछे हो लेती है। इस दौरान फीनिक्स सिटी का सेंट्रल हॉल पूरी तरह से तबाह हो चुका था। एंगेजमेंट बैंक्वेट का अंजाम बेहद अनपेक्षित था। जैस्मिन जा चुकी थी, लेकिन युनचे वहीं खड़ा रह गया। उसके एक्सप्रेशन और इमोशंस पूरी तरह से बिखर चुके थे। आसपास खड़े लोग अभी भी शॉक में थे और इस अनोखी घटना के बारे में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे। शिया युआनबा ने शौक में कहा, ब्रदर इन लॉ के मास्टर किसी और दुनिया से हैं, रेल्म ऑफ गॉड्स। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ने सांस छोड़ी। उन्हें इस बात का अंदाजा तो था, क्योंकि ऐसी ताकत प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के इतिहास में कभी नहीं देखी गई थी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वो सच में लेजेंडरी गॉड रेल्म से होंगी। उन्होंने समझाया कि भले ही यूनिवर्स अनंत है, लेकिन सिर्फ वही लोग जो डिवाइन प्रोफाउंड रेल्म तक पहुंचते हैं वही दूसरी दुनियाओं को महसूस कर सकते हैं। उन्होंने ओल्ड मैन डोतियान का भी जिक्र किया, एक ऐसी लेजेंड जिनके बारे में कहा जाता था कि वो गॉड रियल्म में चढ़ गए थे। शिया युआनबा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, गॉड रियल्म आखिर कैसी डरावनी जगह है? स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ने कहा, यह एक ऐसा लेवल है जिसे हम कभी नहीं समझ सकते। लेकिन उसने आसपास के शॉक्ड चेहरों को देखा, दुखी सुप्रीम ओशन पैलेस और सन मून डिवाइन हॉल, जहां शुआना युआन वेंटियन और उसका बेटा लगातार बदलते हुए एक्सप्रेशंस के साथ युनचे को घूर रहे थे। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ने सांस छोड़ी। उनकी आखिरी बातचीत सुनकर लगता है वो अब कभी वापस नहीं आएगी। युआनबा, तुम्हें समझना चाहिए कि यह बैंक्वेट युनचे या डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की वजह से नहीं, बल्कि उसके मास्टर की वजह से इतना बड़ा था। अब जब वो चली गई हैं, युनचे की मुश्किल बढ़ने वाली है। यह सुनते ही शिया युआनबा फौरन अपने शौक से बाहर आ गया। वो समझ गया कि युनचे का सुरक्षा कवच अब गायब हो चुका है। युनचे अपने आप से बड़बड़ाया, मैं विश्वास नहीं करता तुम जाना नहीं चाहती थी। मैं विश्वास नहीं करता कि तुम मुझसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। मैं विश्वास नहीं करता। फंग शुएर जल्दी से युनचे के पास आई। उसने धीरे से उसे सांत्वना दी, बिग ब्रदर यूं, मुझे विश्वास है कि आप और आपके मास्टर एक दिन जरूर मिलेंगे। युनचे ने धीरे से अपना सिर उठाया और मुस्कुराया, शुएर, तुम सही हो। मैं जानता हूं कि उन्होंने उन सालों में मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव किया। उनके आखिरी शब्द जरूर इसलिए थे क्योंकि उन्हें डर था कि मैं उन्हें ढूंढने में खतरे में पड़ जाऊंगा। फेंग शुएर ने जोर से सिर हिलाया। शिया युआनबा जल्दी से पास आया और दबी हुई आवाज में कहा, ब्रदर इन लॉ, आपको सावधान रहना होगा। अब जब आपके मास्टर यहां नहीं हैं, मुझे डर है कि शुआना युआन वेंटियन और बाकी लोग शायद। युनचे बेहद शांत था। उसने कहा, मैं जानता हूं, लेकिन चिंता मत करो,
वो अभी कुछ नहीं करेंगे। अगर उन्हें एक्शन लेना भी होगा तो वो तब लेंगे जब सब चले जाएंगे। युनचे ने अपने इमोशंस को दबाया और हल्की सी मुस्कान दिखाई। युआनबा, मेरी चिंता मत करो, भूलो मत, मेरे पास प्राइमोर्डियल प्रोफाउंड आर्क है। अगर मैं जाना चाहूं तो 10 शुआना युआन वेंटियन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके बाद मैं शुएयर को लेकर इल्यूसरी डीमन रियल्म वापस जा सकता हूं। यह सुनकर शिया युआनबा ने राहत की सांस ली, लेकिन डिवाइन फीनिक्स सेक्ट के एम्परर फेंग हेंगकोंग के इमोशंस पूरी तरह से पलट चुके थे। उन्होंने भारी सांस छोड़ी। ऐसी बातें हो गईं, और वो भी आज के दिन। यह तो बर्बादी है। तभी शुआना युआन वेंटियन, जिसका रवैया अब पूरी तरह बदल चुका था, फेंग हेंगकोंग के पास चलकर आया। उसका टोन अब सार्कास्टिक था और उसकी आंखों में दबी हुई नफरत साफ दिख रही थी। शुआन युआन वेंटियन के बेटे ने कहा, फादर। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बोल पाता, शुआन युआन वेंटियन ने अपना हाथ उठाया और उसे एक चेतावनी भरी नजर दी। फिर उसने बेपरवाही से कहा, कोई नहीं सोच सकता था कि एक परफेक्ट शादी ऐसी गड़बड़ में बदल जाएगी। फीनिक्स सेक्ट मास्टर को एक अच्छा दामाद मिल गया, लेकिन दामाद के मास्टर उड़ गए। कितने अफसोस की बात है। फेंग हेंगकोंग ने बेबसी से हंसकर कहा, हो, ऐसी बातें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। शुआन युआन वेंटियन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसी बात नहीं है। आखिर यह डिवाइन फीनिक्स सेक्ट का इरादा नहीं था, है ना? उसने फिर पीछे मुड़कर तबाह हुए हॉल को देखा। लगता है आपको इस गड़बड़ को साफ करने में कुछ वक्त लगेगा। जब ऐसी बात है तो हम यहां रुक कर परेशानी नहीं बनेंगे। शुआना युआन वेंटियन ने कहा, वेंडाओ, चलो। इतना कहकर वो आसमान में कूद गया और बिना पीछे देखे दूर उड़ गया। शुआन युआन वेंडाओ ने युनचे को गुस्से से घूरा और फौरन उसके पीछे हो लिया। शुआन युआन वेंटियन का इस तरह ठंडे ढंग से जाना डिवाइन फीनिक्स सेक्ट की सरेआम बेइज्जती थी। बाकी 3 सेक्रेड मास्टर्स की आंखों में भी एक चतुर चमक आ गई। सॉवरेन ऑफ द सीज को फेंगी ने ठंडे से कहा, चलो। उसने अपनी आस्तीन झटकी और फेंग हेंगकोंग को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए चली गई। मूनफ्लावर के जहर से मरने वाले 3 वेनरेबल्स, जिसमें मो चेन फेंग भी शामिल था, वापस नहीं लाए जा सकते थे। सभी ओशन पैलेस के वेनरेबल्स और एल्डर्स तेजी से उसके पीछे हो लिए। जीजी ने फेंग हेंगकोंग की तरफ हाथ जोड़कर कहा, डिवाइन फीनिक्स सेक्ट मास्टर, मैं आपसे विदा लेता हूं। फेंग हेंगकोंग ने जल्दी से सलाम का जवाब दिया, माफ करना कि मैं आपको छोड़ने नहीं आ सकता। यह मैक्सी ने ठंडी सांस छोड़ी। हम्फ। इतना कहकर उसने सन मून डिवाइन हॉल के लोगों को इकट्ठा किया और चला गया। हुआंगजी वुयू ने फेंग हेंगकोंग पर एक नजर डाली, फिर स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू को एक आम सा लुक दिया। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ने तब कहा, युआनबा, हम भी जा रहे हैं। शिया युआनबा पीछे मुड़ा। उसने पूछा, मास्टर, लॉर्ड सेक्रेड मास्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ और छोटी बहन शुएयर की अभी अभी सगाई हुई है। मैं कुछ दिन और रुकना चाहता हूं। स्पिरिचुअल मास्टर एंशिएंट ब्लू ने सख्ती से अपना सिर हिलाया। उसने कहा, यह उनका मामला है, तुम्हारा यहां रुकना कैसे ठीक है? युनचे ने मुस्कुराकर कहा, युआनबा, तुम्हें वापस जाना चाहिए। उसने चुपके से शिया युआनबा को एक साउंड ट्रांसमिशन भेजा, जिसमें उसने इल्यूसरी डीमन रियल्म वापस जाने का अपना प्लान समझाया और लिटिल डीमन एम्प्रेस की ताकत का जिक्र करके उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। शिया युआनबा ने अपनी मुट्ठियां जोर से भींची, फिर हल्के से सिर हिलाया। उसने कहा, ब्रदर इन लॉ, अगले कुछ सालों तक मैं मेहनत करके कल्टीवेट करूंगा। जब हम अगली बार मिलेंगे मैं आपको जरूर एक बड़ा झटका दूंगा। युनचे ने हंसकर कहा, हा, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। इसके बाद हुआंगजी वुयू, शिया युआनबा और एब्सोल्यूट मोनार्क सैंक्चुअरी के सभी लोगों को लेकर फेंग हेंगकोंग से कुछ कहे बिना चला गया। 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स सब जा चुके थे, अपने पीछे एक अजीब सा दबाव वाला माहौल छोड़कर। बाकी पावर हाउसेस भी धीरे धीरे विदा लेने लगे। थोड़े ही वक्त में फीनिक्स सिटी एक दयनीय हालत में रह गई, जहां फीनिक्स मैन हॉल जमीन पर गिरा हुआ था। फेंग हेंगकोंग ने अपनी आंखें बंद की और जोर से सांस ली। उसके गले से एक गंभीर आह निकली। उसे जैस्मिन के जाने से पहले और बाद की अपनी हालत की कड़वी सच्चाई का एहसास हो रहा था। फेंग तियानवेई और फेंग झुकुई ने भी गहरी सांसें छोड़ी, जबकि बाकी सब अभी भी शॉक्ड थे। फेंग हेंगकोंग ने मन ही मन सांस छोड़ी और युनचे और फेंग शुएयर की तरफ चल पड़ा। फेंग तियानवेई ने कहा, युनचे, तुम्हें जाना चाहिए। 4 ग्रेट सेक्रेड ग्राउंड्स तुम्हें जरूर नहीं छोड़ेंगे। अब जब तुम्हारे मास्टर चले गए हैं, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। जल्दी से उस जगह चले जाओ जो तुम्हें सबसे सुरक्षित लगती है। जब सब लोग चले जाएंगे, वो शायद फौरन वापस आ सकते हैं। युनचे,
जिसने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया था, ने फेंग शुएर का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं फौरन चला जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं शुएर को अपने साथ ले जाऊंगा। फंग हेंगकोंग ने गुस्से से जवाब दिया, नहीं, क्या तुम शुएर को भी इस दलदल में खींच लेना चाहते हो? युनछे ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। उसने कहा, नहीं, मैं ठीक इसलिए शुएर की सुरक्षा के बारे में चिंतित हूं कि मुझे उसे अपने साथ ले जाना होगा। जो लोग मुझे ढूंढना चाहते हैं वो मुझे ना पाकर शुएर के पीछे पड़ सकते हैं, खासकर शुआन युआन वेंटियन। फेंग हेंगकोंग ने चिल्लाकर कहा, मेरी डिवाइन फीनिक्स सेक्ट को फीनिक्स गॉड की सुरक्षा प्राप्त है। लेकिन कहते ही उसकी आवाज कमजोर पड़ गई जब उसे याद आया कि युनचे को पहले से ही पता है कि फीनिक्स गॉड मर चुका है। युनचे की आवाज बहुत शांत थी। उसने कहा, चिंता मत करो, जिस जगह मैं शुएर को ले जा रहा हूं वो सबसे सुरक्षित जगह है। इसके अलावा मेरे पास शुएर की कल्टीवेशन को तेज करने के तरीके हैं। जिस दिन हम वापस आएंगे, शुएर की फीनिक्स पावर्स इतनी बढ़ चुकी होंगी कि देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। फेंग हेंगकोंग ने युनचे को कुछ देर देखा, फिर फेंग शुएर की तरफ मुड़ा। उसने पूछा, शुएर, क्या तुम घर पर रहना चाहती हो या उसके साथ जाना चाहती हो? फेंग शुएर ने धीरे से जवाब दिया, रॉयल फादर, जहां भी बिग ब्रदर युन जाएंगे मैं उनके पीछे जाऊंगी। फेंग हेंगकोंग के होंठों के कोने थरथराए। वो पीछे मुड़ा और एक लंबी सांस छोड़कर गंभीरता से बोला, युन अच्छे, अगर शुएर को कुछ भी हुआ तो मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फेंग शुएर के आंसू फौरन निकल आए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, रॉयल फादर, शुएर नाफरमान है, प्लीज अपना ख्याल रखना। फेंग हेंगकोंग ने अपने हाथ हिलाए, चुपके से उन्हें फौरन जाने के लिए कहते हुए। फेंग जुकुई ने अपने पास खड़े एक एल्डर की तरफ मुड़कर कुछ 3 स्ट्राइप्ड फीनिक्स स्पिरिट पैलेट्स लाने को कहा। फेंग शुएर ने आंसू भरी आंखों से पूछा, बिग ब्रदर यूं, क्या हम अभी जा रहे हैं? युनचे ने सिर हिलाया। उसने कहा, मैं तुम्हें इल्यूसरी डीमन रेल्म ले जाऊंगा, अपने माता पिता से मिलाने। हम यहां से ब्लू विंड इंपीरियल सिटी जाएंगे कांग यू को लेने, फिर फ्लोटिंग क्लाउड सिटी, फिर स्नो रीजन ऑफ एक्सट्रीम आइस। अगले कुछ सालों या शायद दशकों तक तुम्हें मेरे साथ इल्यूसरी डीमन रेल्म में रहना होगा। फेंग शुएर ने उसे देखा और धीरे से कहा, जब तक वो जगह बिग ब्रदर युन के साथ है कहीं भी ठीक है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, युनचे का शरीर अचानक जम गया। फेंग शुएर ने फौरन पूछा, बिग ब्रदर यूं, क्या हुआ? युनचे के चेहरे से शांति गायब हो गई। उसकी जगह एक गंभीर एक्सप्रेशन और उसकी आंखों में एक क्रूर निगाह आ गई। उसे अचानक एक जानलेवा खतरे का एहसास हुआ जो उसके मून स्लॉटर डेविल सॉवरेन से पहली मुलाकात से भी ज्यादा डरावना था। अचानक खाली जमीन पर उसने एक बहुत ही पतली और मामूली रिफ्लेक्शन देखी। ये मून फ्लावर के जाने से पहले गिराया हुआ एक लंबा बाल था। युनचे ने उसे देखा, फिर उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उसकी आंखें इतनी फैल गईं कि लगभग बाहर निकल आएंगी। उसने अपने हाथों में सारी ताकत जमा की और फेंग शुएर को जोर से धकेल दिया। उसने चिल्लाकर कहा, शुएर जाओ जल्दी। एक तेज चुभने वाली आवाज आई। इससे पहले कि धकेल दी गई फेंग शुएर संभल पाती, मून फ्लावर द्वारा छोड़ दिया गया वो बाल एक गहरी ग्रीन चमक में बदल गया और एक समझ से परे स्पीड से युनचे की तरफ बढ़ा। वो उसके सीने से होकर पीछे से निकल गया और आसमान को हरे खून से भर दिया। युनचे हवा में उड़ता हुआ सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। ग्रीन चमक गायब हो गई। उसके सीने के बाएं तरफ एक बड़ा खून से सना हुआ छेद छोड़कर उसका दिल पूरी तरह से तबाह हो चुका था। ग्रीन जहर उस घाव से फैलने लगा, लेकिन स्काई पॉइजन पर्ल ने उसे तुरंत साफ कर दिया। युनचे जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखें बेनूर, उसके होंठ मुश्किल से कांप रहे थे। युनचे ने बड़बड़ाकर कहा, होंग। इतना कहते ही उसकी आंखों ने पूरी तरह से जिंदगी के निशान खो दिए और वो शांत हो गया। उसके सीने में बड़ा छेद और खून का तालाब एक डरावना नजारा था। मूनफ्लावर ने जैस्मिन से युनचे का जिक्र न करने का वादा किया था, लेकिन उसने उसे न मारने का वादा कभी नहीं किया था। जिस पल उसने युनचे पर जैस्मिन का ऑरा महसूस किया था, वो उसकी नजरों में मरने के लिए चिह्नित हो गया था। उसके द्वारा छोड़ दिया गया पतला सा बाल बेहद डरावने जहर और डिवाइन पावर से भरा था। युनचे का स्काई पॉइजन पर्ल जहर को तो साफ कर देता है, उसका ड्रैगन गॉड का शरीर रेस गॉड की ताकत से सुरक्षित उसके शरीर को बिखरने से रोकता है, लेकिन गॉड लेवल की ताकत उसके शरीर को अंदर से चीर देती है, उसके सभी मेरिडियंस और वेंस को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, फिर अचानक एक आवाज ने उस चुप्पी को चीर दिया। फेंग शुएर ने हकलाते हुए कहा, बिग बिग ब्रदर यूं। वो बिल्कुल स्टंड थी।
फिर एक पागल की तरह वो तेजी से युनचे की तरफ भागी। उसके जिस्म पर लगे घाव को देखकर, जो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए मौत का फरमान था, और उसकी ओरा जो तेजी से कमजोर होकर लगभग गायब हो चुकी थी, फेंग शुएएर वहीं टूट सी गई। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गई और आंसुओं में चिल्लाई, बिग ब्रदर यूं, बिग ब्रदर यूं। पर इसके बाद आसमान में एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी। फेंग जुकुई, फेंग तियानवेई और फेंग हैंगकोंग तीनों ही इस हमले से बुरी तरह चौंक गए थे। उनके शरीर में प्रोफाउंड एनर्जी का तूफान उठा और वो हवा में उछल गए। उन्होंने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी से पूरे इलाके को स्कैन किया, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई अजीब ओरा महसूस नहीं हुई। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि जिस चीज ने युनचे पर हमला किया था वो वहां गिरा हुआ एक बाल था। फेंग जुकुई ने गुर्राते हुए कहा, कौन है? किसने छिपके से यह घटिया हमला किया है? सामने आ। उनकी दहाड़ के साथ ही फिनिक्स सिटी का पूरा आसमान फ्लेम में घुल गया। तभी फेंग हैंगकोंग और फेंग तियानवेई तेजी से नीचे उतरे। युनचे पर उनकी पहली नजर पड़ते ही उनके चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। उसके 5 वाइटल ऑर्गन्स फट चुके थे, सारे मेरिडियंस टूट चुके थे, यहां तक कि उसका दिल और उसकी लाइफ वैन भी पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। ऐसी हालत मतलब मौत, जिससे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फेंग शुएएर का दिमाग दर्द और डर से कांप उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक ऊंची पहाड़ी से नीचे गिर गई हो, एक काले अनंत अंधेरे में। फेंग शुएएर ने रोते हुए चिल्लाया, बिग ब्रदर यूं, जल्दी उठो, जल्दी से मुझे जवाब दो। फेंग हैंगकोंग का दिल अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बैठ गया। उसने पूछा, आखिर हुआ क्या? किसने इतनी बेरहमी से वार किया? लेकिन फेंग जुकुई के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर साफ था कि उन्हें भी कुछ पता नहीं चला। फेंग शुएएर ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाईं। उसकी निराश आंखों में एक गहरी मिन्नत थी। उसने रोते हुए कहा, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, जल्दी से बिग ब्रदर युन को बचाइए। आप सबके पास जरूर उन्हें बचाने का कोई ना कोई तरीका होगा। फेंग हैंगकोंग ने बड़ी मुश्किल से कहा, शुएएर, पहले शांत हो जाओ। युनचे, वो पहले ही। फेंग तियानवेई ने उस सेंटेंस को पूरा किया। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, पहले ही मर चुका है। फेंग शुएएर का जिस्म एकदम अकड़ गया। उसने दीवानों की तरह अपना सिर हिलाते हुए चीखा, नहीं, बकवास मत करो। बिग ब्रदर युन नहीं मरे, वो नहीं मरेंगे, नहीं। फेंग जुकुई, जिन्हें आसमान में कुछ नहीं मिला था, नीचे उतरे। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, साई, उसका दिल पूरी तरह से तबाह हो चुका है और वो पूरी तरह से मर चुका है। अगर यहां कोई सबसे बड़े देवता भी आ जाएं, तब भी कुछ नहीं हो सकता। फेंग शुएएर का जिस्म वहीं जम गया। वो गुमसुम सी युनचे की लाश के सामने घुटनों पर बैठी रही और उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। तभी वहां फेंग शिमिंग दौड़ता हुआ आया। फेंग शिमिंग ने हाँफते हुए पूछा, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, रॉयल फादर, क्या हुआ? उसने जमीन पर पड़े युनचे को देखा और शौक में 2 कदम पीछे हट गया। उसने बड़बड़ाकर कहा, युनचे, वो मर गया। बकवास बंद करो। शांत बैठी फेंग शुएएर अचानक चीख पड़ी, बिग ब्रदर युन नहीं मरे, वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, वो बिल्कुल नहीं मरेंगे। फ्लेम उसके चारों तरफ उठने लगी। उसने युनचे को, जो खून से लथपथ था, अपनी गोद में उठाया और नॉर्थ वेस्ट की तरफ उड़ गई। फेंग शिमिंग ने उसका पीछा करना चाहा, लेकिन फेंग जुकुई ने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, जाने दो उसे। फेंग तियानवेई ने आंखें बंद करके कहा, शुएएर सीक्रेट ग्राउंड की तरफ गई है। शायद वो फीनिक्स गॉड द्वारा पीछे छोड़ी गई न बुझने वाली आग पर भरोसा करके युनचे के जख्मों को ठीक करना चाहती है। फेंग हैंगकोंग की टेंशन बढ़ती जा रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। शुएएर ने अपना होश पूरी तरह खो दिया है और हो सकता है कि वो कोई गलत कदम उठा ले। यह सुनते ही फेंग तियानवेई और फेंग जुकुई के चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे ही वो फीनिक्स फायर मिथिकल रियल्म की तरफ बढ़ने वाले थे, तभी आसमान से एक अजीब और जबरदस्त ऑरा नीचे आई, जिसने उन्हें उनकी जगह पर ही रोक दिया। शुआन युआन वेंटियन, वो वापस आ गया था। उन्होंने बस ये नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। फेंग तियानवेई ने गुस्से से कहा, यह शुआन युआन वेंटियन है, वो सच में वापस आ गया। फेंग जुकुई की आंखें गंभीर हो चुकी थीं। उन्होंने कहा, पहले उसे यहां से भगाते हैं, फालतू बातों की जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में शुआन युआन वेंटियन का फिगर आसमान से नीचे उतरने लगा, लेकिन वो अकेला था। फेंग हैंगकोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, स्वॉर्ड मास्टर शुआन युआन हैं? आप जाने के बाद वापस क्यों आ गए? क्या आप यहां कुछ भूल गए थे? शुआन युआन वेंटियन ने चारों तरफ देखा और अजीब ढंग से हंसा।
उसने कहा, हे फीनिक्स सेक्ट मास्टर, आप खुद ही अंदाजा क्यों नहीं लगा लेते? फेंग जुकुई ने बिना किसी लिहाज के कहा, अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, आप युनचे की तलाश में हैं, है ना? लेकिन अफसोस, वो यहां से जा चुका है। शुआनायुआन वेंटियन ने जोर से ठाका लगाया। उसने कहा, हा, इस बार आप गलत हैं। मैं यहां युनचे के लिए नहीं, बल्कि एक रिक्वेस्ट के लिए आया हूं। फेंग जुकुई ने हैरानी दिखाई। उन्होंने पूछा, तो फिर? सोर्ड मास्टर शुआनायुआन, हमें बताइए कि आप किस मामले में मदद मांग रहे हैं? शुआनायुआन वेंटियन ने मुस्कुराकर कहा, यह हुई ना बात। 19 दिन पहले आपने देखा था कि कैसे उस लाल कपड़ों वाली डीमनेस ने मेरे माइटी हेवनली सॉर्ड रीजन को तबाह कर दिया। हमें जो नुकसान हुआ है उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। अगर मुझे इस नुकसान की भरपाई करने का जरिया नहीं मिला तो मेरा सॉर्ड रीजन जल्द ही सेक्रेड ग्राउंड्स की लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। फेंग जुकुई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तो आप इस मामले में मदद चाहते हैं? हमारे पास एक सेक्रेड ग्राउंड के लेवल के मामलों में मदद करने की ताकत कहां से होगी? शुआनायुआन वेंटियन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं आपसे सिर्फ कुछ रिसोर्सेज उधार लेना चाहता हूं। फेंग हेंगोंग ने गुस्सा दबाते हुए कहा, रिसोर्सेज उधार? जो चीज आपके सॉर्ड रीजन के पास नहीं है वो मेरा डिवाइन फीनिक्स सेक्ट कैसे दे सकता है? शुआनायुआन वेंटियन ने शांति से कहा, इस बात की आप चिंता मत करिए। मैं जो चीज उधार लेना चाहता हूं वो आपके पास जरूर है। उसने धीरे से अपनी एक उंगली उठाई और उसकी पतली आंखों में एक बर्फ जैसी ठंडी और खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं सिर्फ 50 किलोग्राम पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल चाहता हूं। शुआनायुआन वेंटियन के शब्द सुनते ही वहां खड़े तीनों लोगों के दिलों में जैसे बर्फ जम गई। माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। यह कोई नॉर्मल धमकी नहीं थी, यह उनके सबसे गहरे राज पर एक डायरेक्ट अटैक था। फेंग जुकुई का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों में शांति तो थी, लेकिन अंदर ही अंदर इंपेशेंस साफ दिख रहा था। फेंग जुकुई घबराहट छुपाते हुए एक डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहता है, सोर्ड मास्टर शुआनायुआन, जो मजाक तुमने अभी किया वो बिल्कुल भी फनी नहीं था। 50 किलोग्राम पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल, इतना बड़ा अमाउंट तो शायद तुम्हारा माइटी हेवनली सोर्ड रीजन भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो तुम हमारे डिवाइन फीनिक्स सेक्ट से मांगने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या सोर्ड मास्टर शुआनायुआन हमारा मजाक उड़ाने आए हैं? शुआनायुआन वेंटियन हंसते हुए जवाब देता है, हे, मेरी क्या मजाल। मैं मजाक नहीं कर रहा और यह बात तुम तीनों बहुत अच्छे से जानते हो। मुझे पता है कि ब्रदर जुकुई सीधी बात करने वाले इंसान हैं, तो अचानक ये एक्टिंग क्यों? मुझे सब खबर है। पिछले महीने ही तुमने वो ओआरए रिफाइन किया है जो तुमने ब्लू विंड नेशन की फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से छीना था। टोटल 56.5 किलोग्राम पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल निकला है और वो सारा का सारा फीनिक्स सिटी के नीचे फीनिक्स फायर मिथिकल रेल्म में छुपा हुआ है। क्या अब मेरे आते ही क्या वो 50 किलो क्रिस्टल्स हवा में गायब हो गए? जैसे ही शुआनायुआन वेंटियन ने एग्जैक्ट अमाउंट और लोकेशन का नाम लिया, फेंग हेंगोंग और बाकी दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने ऊपर से खुद को शांत दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो हिल चुके थे। शुआनायुआन वेंटियन को न सिर्फ क्रिस्टल्स के बारे में पता था, बल्कि यह भी पता था कि कब रिफाइन हुए और कहां रखे हैं। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। तीनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर साफ था। यह राज उतना ही बड़ा था जितना फीनिक्स गॉड की मौत का राज। अगर यह बात बाहर निकल गई तो उनके सेक्ट पर कहर टूट पड़ेगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि रॉयल ब्लड लाइन के 4 लोगों को छोड़कर बाकी सब पर सोल लॉक लगा हुआ था। कोई चाहकर भी यह राज लीक नहीं कर सकता था। तो आखिर शुआनायुआन वेंटियन को यह सब कैसे पता चला? शुआनायुआन वेंटियन आराम से मुस्कुराते हुए बोलता है, ओह, तुम तीनों अचानक चुप क्यों हो गए? कहीं सोर्ड मास्टर ने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? फेंग जुकुई गहरी और गुस्से भरी आवाज में पूछता है, सोर्ड मास्टर शुआनायुआन, तुम्हें आखिर यह सब पता कहां से चला? शुआनायुआन वेंटियन अपने हाथ चेस्ट पर फोल्ड करते हुए एरोगेंस के साथ कहता है, मुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है ब्रदर जुकुई, बस मुझे वो 50 किलो पर्पल वेन्ड डिवाइन क्रिस्टल उधार दे दें। इतने कीमती रिसोर्सेज अगर मेरे माइटी हेवनली सोर्ड रीजन के काम आए तो बर्बाद नहीं होंगे, और बदले में मैं तुम्हारा ये एहसान याद रखूंगा। बोलो, क्या ख्याल है? फेंग जुकुई ताना मारते हुए हल्की हंसी के साथ बोलता है, हे, और अगर मैं मना कर दूं तो? शुआनायुआन वेंटियन कंधे उचकाते हुए कहता है, तो बड़ा अफसोस होगा। सोचो, अभी तो यह बात सिर्फ मुझे पता है, लेकिन अगर गलती से मेरी जुबान फिसल गई और बाकी 3 सीक्रेट ग्राउंड्स को पता चल गया, हे,
तो सोचो ब्रदर जुकुई, फिर क्या होगा? फेंग जुकुई का दिल बैठ गया था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर घमंड लाते हुए जवाब दिया। वो जानता था कि कमजोरी दिखाना मौत के बराबर है। फेंग जुकुई नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहता है, अगर सोर्ड मास्टर श्वान्युअन को चुगली करने का शौक है तो जो मर्जी करो। माना कि हमारा डिवाइन फीनिक्स सेक्ट कमजोर हो सकता है, लेकिन हम पूरे प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में अकेले हैं जिनके पास गॉड की लेगेसी है। फीनिक्स गॉड हमारे गार्डियन हैं और हम लॉज ऑफ हेवन के प्रोटेक्शन में हैं। हम किसी से नहीं डरते, तुम 4 सेक्रेड ग्राउंड से भी नहीं। फंग तियनवे ठंडी आवाज में बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, फादर सही कह रहे हैं। सोर्ड मास्टर श्वान्युअन, तुम्हारा रीजन अभी एक बड़ी मुसीबत से गुजरा है, तो बेहतर होगा शांति बनाए रखो। अगर तुमने जबरदस्ती फीनिक्स गॉड को गुस्सा दिलाया तो अंजाम तुम भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। फंग हेंगकोंग गुस्से में चिल्लाते हुए ऑर्डर देता है, हमने तुम्हें गेस्ट समझकर इज्जत दी, लेकिन अगर तुम यहां लड़ाई करने आए हो तो हमें माफ करना। हेंगकोंग, हमारे मेहमान को बाहर का रास्ता दिखाओ। श्वेन्युअन वेंटियन जोर से हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, वाह, तुम लोग खुद को डिवाइन क्लैन के डिसेंडेंट्स कहते हो, पर ताकत का तो पता नहीं। तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स जरूर जेनरेशन टू जेनरेशन पास हुई है। कमाल कर दिया, हा 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 हा। फंग जुकुई गुस्से से कांपते हुए चिल्लाता है, सोर्ड मास्टर श्वान्युअन, अपनी हद में रहो। मेरे सेक्ट की बेइज्जती मैं सह लूं, पर फीनिक्स गॉड की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। श्वान्युअन वेंटियन अपनी हंसी रोकते हुए सीरियस टोन में कहता है, ओह सच में? लगता है तुम अभी भी अपनी फैंटेसी दुनिया में जी रहे हो। चलो मैं तुम्हें रियलिटी चेक देता हूं। डिवाइन फीनिक्स इंपीरियल फैमिली के 4 लोग यहां मौजूद हैं, पर सिर्फ तुम 3 ही क्यों बोल रहे हो? जरा सोचो, तुम्हारा चौथा साथी इस पूरे ड्रामा में शामिल क्यों नहीं हुआ? श्वेन्युअन वेंटियन के इन शब्दों ने वहां सन्नाटा फैला दिया। फेंग जुकुई और बाकी दोनों की गर्दन एक झटके में घूम गई। उनकी नजरें फंग सिमिंग पर टिक गईं। उन्होंने रियलाइज किया कि जब से श्वेन्युअन वेंटियन आया था, फंग सिमिंग ने एक शब्द भी नहीं बोला था। वो इतने बिजी थे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि वो वहां खड़ा है। जैसे ही सबकी नजरें उस पर पड़ी, फंग सिमिंग के चेहरे पर डर और दहशत छा गई। वो लड़खड़ाया और पीछे हटने लगा, जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो। फंग हेंगकोंग उंगली उठाते हुए कांपती आवाज में बोलता है, सिमिंग, क्या ये तुमने किया है? ये इम्पॉसिबल था। सेक्ट के अंदर सिर्फ वही 4 लोग थे जिनके दिमाग पर मेमोरी केज नहीं लगा था। मेमोरी केज लगाना बहुत रिस्की होता है, इसलिए टॉप 4 लीडर्स, एल्डर सेक्ट मास्टर, ग्रैंड सेक्ट मास्टर और यंग सेक्ट मास्टर इस रिस्क से बचे हुए थे। फंग हेंगकोंग सोच भी नहीं सकता था कि उसका अपना बेटा, उसका सक्सेसर गद्दारी करेगा। फंग तियनवे चिल्लाते हुए इनकार करता है, नहीं, यह नहीं हो सकता। सिमिंग अब समझदार है, वो ऐसा क्यों करेगा? वो पूरे सेक्ट को खतरे में डालकर ऐसा पाप क्यों करेगा? सिमिंग, जल्दी बोल दे कि तूने सेक्ट के साथ गद्दारी नहीं की। श्वान्युअन वेंटियन पीछे से ताना मारते हुए बोलता है, डिवाइन फीनिक्स क्राउन प्रिंस, अब चुप रहने का क्या फायदा? भूलो मत तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हें वो चीज नहीं दे सकता जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, लेकिन ये सोर्ड मास्टर दे सकता है। श्वान्युअन वेंटियन की बात सुनकर फंग सिमिंग की आंखें फट गईं। उसका डर अचानक एक पागलपन और गुस्से में बदल गया। फंग सिमिंग दांत पीसते हुए एक खौफनाक लुक के साथ कहता है, रॉयल फादर, अब छुपाने की जरूरत नहीं है। पर्पल वेंड डिवाइन क्रिस्टल्स और फिनिक्स गॉड की मौत सोर्ड मास्टर श्वेन्युअन को इन सब के बारे में 5 महीने पहले ही पता चल गया था। फंग हेंगकोंग सदमे में लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, क्या 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 कहा तुमने? तुम कलंक! फंग जुकुई गुस्से में कांपते हुए चिल्लाता है, तू शैतान है, तू शैतान है। फंग जुकुई से पहले फंग हेंगकोंग का सब्र टूट गया। एक जोरदार थप्पड़ फंग सिमिंग के चेहरे पर पड़ा। वो हवा में उड़ता हुआ गिरा और मुंह से खून निकल गया, लेकिन हेंगकोंग का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो दौड़ कर गया और सिमिंग का कॉलर पकड़कर उसे उठा लिया। फंग हेंगकोंग गुस्से से लाल होते हुए विंस फुलाते हुए गरजता है, तू नालायक औलाद, जो तूने अभी कहा उसे फिर से बोल। हेंगकोंग का दिमाग फटने को था। सालों पहले एक गद्दार फंग फेयान आया था, इसलिए उसने इतनी सिक्योरिटी बढ़ाई थी, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि दूसरा गद्दार उसका अपना सगा बेटा होगा, जिसे उसने सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया। अब जब फेंग शुइर की पावर्स अवेकन होने वाली थीं और उन्हें क्रिस्टल्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी यह सब हुआ। फिनिक्स गॉड मर चुका था और यही उनका आखिरी डिफेंस था।
अब शुआनयुआन वेंटियन को सब पता था। फंग सिमिंग डार्क और सिनिस्टर एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, रॉयल फादर, ये सब आपकी वजह से हुआ, आपने मुझे मजबूर किया। फंग हेंगकोंग कांपते हुए पूछता है, मैंने मजबूर किया? मैं सख्त था क्योंकि तू क्राउन प्रिंस से है, लेकिन मैं कितना भी सख्त होता, तू एक जानवर से भी गया गुजरा कैसे बन गया? फंग सिमिंग पागलपन भरी आंखों से घूरते हुए चिल्लाता है, हां, अगर आप मुझ पर 1000 गुना भी सख्ती करते तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने स्वेयर की शादी उस कुत्ते युनचे से क्यों फिक्स की? फंग हांगकांग डिसबिलीफ में बोलता है, क्या कहा तूने? फंग सिमिंग भारी सांसें लेते हुए पागलों की तरह बोलता है, 7 साल पहले मैंने कसम खाई थी कि स्वेयर सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। अगर मैं स्वेयर को पा सकता हूं तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। क्या क्राउन प्रिंस, क्या सेक्ट मास्टर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आपने उसे किसी और को देने की सोची। फंग हेंगकांग एक एक्टिव वोल्केनो की तरह फटते हुए चिल्लाता है, चुप कर, तू नीच इंसान। फंग हेंगकांग ने एक घूंसा सीधा सिमिंग के सीने पर मारा। सिमिंग फिर से उड़ता हुआ दूर गिरा। फंग हेंगकांग को पता था कि उसका बेटा स्वेयर को पसंद करता है क्योंकि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन यह प्यार भाई बहन का नहीं बल्कि एक पागलपन वाला ऑब्सेशन बन चुका था। यह उसने कभी नहीं सोचा था। फंग सिमिंग का दिमाग पूरी तरह सड़ चुका था। फंग सिमिंग जमीन पर रेंग रहा था और उसके मुंह से लगातार खून की उल्टियां हो रही थीं। अचानक उसने अपना सिर झटके से ऊपर उठाया। उसकी आवाज फटी हुई थी, लेकिन उसमें एक पागलपन भरा जुनून साफ सुनाई दे रहा था। फंग सिमिंग गला फाड़कर रोते हुए बोलता है, रॉयल फादर, ज़ुएर के सामने क्या डिवाइन फिनिक्स सेक्ट मास्टर और क्या डिवाइन फिनिक्स एम्परर, मैं इन सब टाइटल्स को लात मारने को तैयार हूं। जब तक मुझे ज़ुएर मिल सकती है, मैं अपनी इज्जत, अपनी शोहरत, सब कुछ खोने को तैयार हूं। आपने ज़ुएर की सगाई किसी और से कर दी, लेकिन सोर्ड मास्टर शुआनयुआन मुझे उसे पाने में मदद कर सकते हैं। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया, आपने मुझे इस हद तक पहुंचाया। फंग हेंगकांग का शरीर बुरी तरह हिल गया और उसने एक बड़े अमाउंट में खून थूक दिया, जिसके साथ एक गर्गलिंग साउंड आई। उसके घुटने जमीन पर टिक गए और वो वहीं ढेर हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरी निराशा और दुख था। हेंगकांग ने अपनी जिंदगी में गलतियां की थीं, पर उसने हमेशा सेक्ट और फीनिक्स ब्लड लाइन का सोचा था। पिछले 100 सालों से वो सीमिंग को हर बड़े इवेंट में अपने साथ रखता था ताकि उसका बेटा आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो सके, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक ऐसे बेटे को पाल रहा है। फेंग जुकुई गुस्से से सांसें भरते हुए कहता है, शैतान, तू सच में एक शैतान है। फेंग तियानवे चिल्लाते हुए आपे से बाहर होकर बोलता है, हट जाओ, आज मैं खुद अपने हाथों से इस घर की गंदगी साफ करूंगा। फंग तियानवे का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। उसके हाथों में फीनिक्स फ्लेम्स ब्लास्ट हुई और वो एक डेडली क्लॉ बनाकर फंग सिमिंग की तरफ लपका। एक जोरदार धमाका हुआ। फंग तियानवे की फीनिक्स फ्लेम्स लेफ्ट और राइट में डिवाइड होकर बिखर गईं, जैसे किसी इनविजिबल दीवार से टकरा गई हों। धुइयों के बीच से शुआनयुआन वेंटियन मुस्कुराता हुआ सामने आया। शुआनयुआन वेंटियन हंसते हुए मजाक के अंदाज में कहता है, डिवाइन फिनिक्स सेक्ट ग्रैंड सेक्ट मास्टर, ये क्या कर रहे हो? ये डिवाइन फिनिक्स सेक्ट का अगला सेक्ट मास्टर है, तुम्हारा अपना पोता। माना उसने गलती की है, पर डांट डपट कर काम चला लो। इतना हैवी अटैक करने की क्या जरूरत है? फेंग तियानवे आंखें नैरो करते हुए भारी आवाज में बोलता है, ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। फेंग सिमिंग उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, सोर्ड मास्टर शुआनयुआन, युनचे अभी कहीं नहीं गया है, वो यहीं है। फंग तियानवे गुस्से में गरजता है, तू अपना बकवास मुंह बंद कर। फंग तियानवे ने फिर से सिमिंग की तरफ हमला करने की कोशिश की, लेकिन शुआनयुआन वेंटियन की आंखों में एक चमक आई। उसने बस हल्का सा हाथ हिलाया और फेंग तियानवे को लगा जैसे किसी भारी पहाड़ ने उन्हें टक्कर मार दी हो। वो हवा में उड़ते हुए कई मीटर्स पीछे जा गिरे। शुआनयुआन वेंटियन हाथ पीछे बांधते हुए काम टोन में बोलता है, हां, कंटिन्यू करो। फंग सिमिंग हांफते हुए जल्दी जल्दी बताता है, युनचे अभी गया नहीं है। इस वक्त मेरी रॉयल सिस्टर स्वेयर उसे फीनिक्स फायर मिथिकल रेल में लेकर जा रही होंगी, लेकिन युनचे मर चुका है। शुआनयुआन वेंटियन चौंक कर तेजी से घूमते हुए पूछता है, वो मर गया? कैसे मरा? शुआनयुआन हैरान था, लेकिन उसे यकीन था कि मौत के मुहाने पर खड़ा सिमिंग झूठ नहीं बोलेगा।
ये उसका आखिरी सहारा था। तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं, कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।